तो नए चैप्टर की हेडिंग डालनी है आपको कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स, और इसके ब्रैकेट में आपको लिखना है 15 to 20 मार्क्स। ये अकेला चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में 15 से 20 नंबर दिलवाएगा। तो कम से कम 15 तो फिक्स है ही आएगा 15 नंबर तो, और बाकी 20 नंबर तक भी इसकी वेटेज जा सकती है। बाकी चैप्टर के ब्रैकेट में आप लिख लेना कि वेरी 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 सिंपल और इजी चैप्टर है ये। तो 20 नंबर तो इंस्टीट्यूट आपको एक तरह से फ्री के ही दे रहा है कि ठीक है बच्चों आ जाओ और सीए बन जाओ। चलो, तो अब इसमें पढ़ना क्या है कंपनी अकाउंट्स में। तो देखिए जी, सबसे पहले तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो तो बहुत ही छोटा यूनिट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब तो ये है कि आपको इसमें बताया जाएगा कि कंपनी क्या होती है ना। भाई कंपनी क्या है ये बताया जाएगा, कितने प्रकार की कंपनी होती है ये बताया जाएगा, कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है ये दिखाया जाएगा, कंपनी पीएनएल कैसे बनाती है ये दिखाया जाएगा। ठीक है जी, तो यूनिट 1 तो बस ये है। फिर दूसरे यूनिट में आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स। यूनिट 2 कि कंपनी जो है वो शेयर्स कैसे इशू करती है। अब हो सकता है आप में से जो भी बच्चा 12वीं कक्षा पास करके आया है उसको ये भी पहले से सुना हुआ होगा कि भाई ठीक है कंपनी शेयर्स इशू करती है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा तीसरे यूनिट में कि कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू करती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। यूनिट 3 कि कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू करती है। तो हो सकता है आप में से जो बच्चा 12वीं कक्षा पास हो वो कहे कि सर ये तो मुझे सुन रखा है मैंने ये शब्द। ठीक है, डिबेंचर्स कैसे इशू करती है कंपनी। उसके बाद यूनिट 4 में आपको सिखाया जाएगा कि कभी कभी कंपनी फ्री में भी शेयर्स इशू करती है। फ्री में, शायद आपने सुन रखा हो बोनस शेयर्स, कंपनी फ्री में शेयर्स इशू कर देती है कि ये लो फ्री में ले लो। एंड राइट इशू, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा यूनिट 4 में कि भाई कंपनी फ्री में शेयर्स इशू करती है या राइट्स शेयर इशू करती है, यूनिट 4 में। अब जब आप शेयर्स इशू करते हो या डिबेंचर्स इशू करते हो तो बताओ क्या प्रोसीजर होता है, वैसे किसी को पता है? शेयर्स इशू करना या डिबेंचर्स इशू करने का क्या मतलब है? शेयर्स इशू करने का या डिबेंचर्स इशू करने का मतलब ये है कि आप पब्लिक से क्या लेते हो, पैसा, और उनको बदले में क्या देते हो, या तो शेयर दे दोगे या डिबेंचर दे दोगे। यही होता है भाई इशू करने का मतलब। पहले इतना ओके है, लेकिन जब 5 साल 10 साल खत्म हो जाते हैं तो फिर ये पब्लिक जो है जिसने आपको पैसा दिया है ये क्या करेगी? 5 साल 10 साल के बाद आपसे पैसा वापस भी मांगने आएगी। तो जब ये शेयर्स के बदले में अपना पैसा वापस मांगने आएंगे या डिबेंचर्स के बदले में अपना पैसा मांगने वापस आएंगे, तो पहले यूनिट 5 में आपको सिखाया जाएगा कि आप शेयर्स के पैसे वापस करते हो। उसको बोलते हैं जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पैसे वापस कर दोगे। यूनिट 5 बन गया आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये यूनिट 5 बन गया, पैसे वापस कर दोगे। और फिर उन्हीं के पीछे पीछे आ जाएंगे 2 मिनट बाद डिबेंचर्स, कहेंगे हमारे भी पैसे वापस करो। तो वो आपका फिर यूनिट 6 बन गया। तो ये कंप्लीट कंपनी अकाउंट्स बन गई। तो ये चैप्टर पढ़ने का देखो आपका फ़ायदा बताता हूँ क्या है, कि आपके ग्रेजुएशन में भी ये आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और सीए के अंदर भी आ ही रहा है। तो रिडम्पशन का मतलब होगा, आप बना सकते हो कि रिडम्पशन का मतलब है कि इस बार उल्टा होगा। इस बार कंपनी क्या करेगी, लोगों को पैसा देगी कि ये लो भाई अपना पैसा वापस ले लो। तो पैसा वापस देने को कहते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन का मतलब ही ये है पैसा वापस देना।
तो लास्ट के 2 यूनिट्स में आप पैसा वापस करोगे, शुरू के 2-3 यूनिट्स में पैसा लोगे, बस हो गया कंपनी अकाउंट्स फिनिश। तो कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली आपको ये 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो समझ गए बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक कोर्स में क्या है बातें, ये बातें हैं। चलो, तो ये तो हो गया मतलब आपका ढांचा। तो 20 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इतनी मेहनत के बदले में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे इतनी मेहनत के, ठीक है जी। तो खैर आज हम सर क्या करेंगे, तो आज हम ऑब्वियसली पहले यूनिट 1 से ही शुरू करेंगे। फिर तो नंबर 1 पेज के बीचों बीच अब आप हेडिंग डाल सकते हो इस फ्लो चार्ट के नीचे, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आप मेरे साथ साथ लिखते रहना और कोशिश करना जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड तेज रखनी है, कोशिश करो। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, वेरी सिंपल। चलो, तो लिखो पेज के बीच कंपनी, कम को करो हाईलाइट और पनी को करो हाईलाइट। कंपनी, तो भाई ये शब्द कहाँ से बना है ना, कंपनी, तो हम कंपनी कह रहे हैं। तो ये शब्द कैसे बना, तो कम का मतलब क्या है, तो लिखो कम का मतलब है टुगेदर, एक साथ। ठीक है, कम का मतलब है टुगेदर, एक साथ। और पनी का मतलब क्या है, पनी, पनी का मतलब है ब्रेड। ठीक है जी, तो ये लैटिन वर्ड्स थे। तो ये कंपनी का कॉन्सेप्ट कैसे बनाया, ये वर्ड कंपनी कैसे आया, कि भाई बहुत सारे लोगों ने एक साथ ये सोचा कि रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, तो उसको अंग्रेजी में ब्रेड एंड बटर कहते थे ना। तो ब्रेड मतलब वो ब्रेड, और टुगेदर मतलब एक साथ। तो कंपनी का वर्ड जो का जन्म जो हुआ वो इसी वजह से हुआ कि बहुत से लोगों ने एक साथ ये सोचा कि हम मिलकर अपने लिए मतलब रोजी रोटी कमाएंगे। तो कंपनी वर्ड वैसे बन गया। तो कम का मतलब है टुगेदर, पनी का मतलब है ब्रेड। कंपनी तो मिलजुल कर कुछ लोग रोजी रोटी कमाएंगे, तो वो बन गई कंपनी। चलो, अब इसके नीचे लिखो फीचर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के फीचर्स क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन वैसे थ्योरेटिकल यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें छोटे ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 5 नंबर तक के, तो इसीलिए हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो फीचर्स ऑफ कंपनी लिखते हैं। तो पहला फीचर लिखो आप, नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। चलो, तो इसका मतलब बताओ भाई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का क्या मतलब, तो बताओ कंपनी जो है वो आसमान से, ब्रह्मांड से अपने आप प्रकट होती है या उसको हम बनाते हैं, बनाते हैं। तो इसको कहते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई इसको हम बनाते हैं कानून के दायरे में जाकर। तो कंपनी बनाने के लिए आपको बाकायदा लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और फिर जो है कंपनी बनेगी। तो कंपनी का जन्म कभी अपने आप नहीं होता है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर का तो जन्म अपने आप हो जाता है ना। उसके लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको लॉ में जाके चिट्ठी पत्री देनी हो। लेकिन कंपनी का जन्म कैसे होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बी दूसरा है, हाँ वेरी गुड, मैडम को पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी थर्ड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन है,
और फर्स्ट पर्सन ओनर ऑफ द कंपनी फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। तो बताओ जी, रिलायंस कंपनी और मुकेश भाई और नीता भाभी तो क्या मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी का? हाँ, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सिंपल ये है कि कानून की नज़रों में, लीगल का मतलब हो गया कानून, और कानून के नज़रों में रिलायंस एक अलग एंटिटी है और मुकेश अंबानी साहब या नीता जी अलग एंटिटी है। तो कानून दोनों को अलग अलग मानता है, ये मतलब है। तो कानून की नज़रों में ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। तो आपने शायद एक प्रिंसिपल भी पढ़ा हो बचपन में, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, तो उसमें भी यही बात कही जाती है कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स। तो ये लिख सकते हो आप कि भाई कंपनी जो है वो अलग है, ओनर जो है वो अलग है। तो इसको बोल देते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद सी, परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है, बिल्कुल सही, कि कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। हिंदी में ही लिख लेना। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो चलती रहेगी। अगर कोई मेंबर मर भी गया, जैसे धीरू भाई अंबानी जी जो हैं, तो वो तो चल बसे थे कुछ वर्षों पहले, तो क्या रिलायंस भी बंद हो गई है ना? तो रिलायंस कंपनी तो नहीं बंद हुई ना। तो अगर किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है तब भी कंपनी जो होती है वो चलती रहती है। तो इस बात को कह देते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। उसके बाद डी, कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब कंपनी का सिग्नेचर। ओ माय गॉड, तो आज मैं गलत ही आ गया। दक्ष तो कह ही रहा था सर वापस चलो, आज क्या पढ़ाना। तो अगर मुझे पता होता कि आज की क्लास में सब कुछ बच्चों को पहले से ही पता है तो वह वापस चला ही जाता। तो कॉमन सील का मतलब बिल्कुल सही होता है, यही है कंपनी का सिग्नेचर। तो जैसे आप अपने दस्तखत करते हो, है ना भाई, आपके भी अपने कुछ स्टाइलिश से सिग्नेचर होंगे, तो ऐसी कंपनी को भी एक ठप्पा मिलता है। तो कंपनी भी अपना वो ठप्पा लगाती है, कैसा भी मान लो। तो बस उस कंपनी के ठप्पे को कॉमन सील कह देते हैं। तो कॉमन सील का मतलब हो गया कंपनी का सिग्नेचर, सिंपल, कॉमन सील। उसके बाद ई, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब पर्सनल एसेट्स ओनली, मतलब घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई एवरी शेयर होल्डर हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। तो हर शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब ये है कि जैसे अगर बाय चांस कंपनी बंद हो रही है या बंद हो गई और उसके क्रेडिटर्स पैसे मांगने आ रहे हैं कि भाई लाओ पैसे दो, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो मतलब मालिक हो, तो आपसे सिर्फ लिमिटेड पैसा ही लिया जाएगा, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर भी गिरवी रखवा देंगे, आपको कहेंगे भाई घर का भी सब कुछ बेच के आओ, ऐसा नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना,
लेकिन कंपनी में नहीं होता, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है बस। तो क्लियर है यहाँ तक फंक्शन फीचर सबको। उसके बाद एफ, नॉट अ सिटीजन, कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं होती। ठीक है, नॉट अ सिटीजन। अब सिटीजन कौन होता है भाई? सिटीजनशिप तो वो होती है ना जो अपना, आपको पता है आप सिटीजन हो या मैं सिटीजन हूँ, हमारे पास तो अधिकार होते हैं सिटीजनशिप वाले कि हम वोट देने जा सकते हैं। लेकिन कभी आपने किसी कंपनी को जाते हुए देखा है कि भाई कंपनी कहाँ जा रही हो? कह रही है मैं वोट देने जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कंपनी को हम क्या बोलते हैं? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल बॉडी। तो इसीलिए कंपनी कोई सिटीजन नहीं है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। तो ये भी आप लिख सकते हो, तो ये तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, तो वो सिटीजन नहीं है। जी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड। तो भाई मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हिस्सा मैं आपको दे दूँ। मेरे पास एक चॉकलेट है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी चॉकलेट आपको दे दूँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो कंपनी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? हिस्सा। शेयर का मतलब हिस्सा, तो मैं अपना हिस्सा आपको दे सकता हूँ। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बस आगे लिखना है पॉसिबल, हाँ कर सकते हैं। और बाकी एच, आखिरी फीचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ। ये अपने खाते बनाते हैं, बही खाते, किताबें बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कैसे बनाते हैं? एज पर लॉ, लॉ के हिसाब से बनाते हैं, जो आप सीखोगे वैसे। ठीक है, तो क्लियर हो गए सारे फीचर, सिंपल। बस, तो ये कंपनी के फीचर्स हैं बेसिकली। तो इसमें कोई भी ट्रू फॉल्स कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर का, वो कोई भी एक फीचर की कहानी चिपका देगा और उसमें या तो सच लिख देगा या झूठ लिख देगा, तो आपको बस दोनों में से कुछ बताना पड़ेगा। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के कितने प्रकार होते हैं? उधर गर्मी लगे दोस्तों तो वहां से ऑन कर लेना नीचे से, ठीक है। चलो, तो नंबर 1 होल्डिंग कंपनी। और उसी के नीचे सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और उसके नीचे सब्सिडियरी कंपनी। चलो, तो कौन बच्चा बताएगा कि ये किन चिड़ियाओं के नाम है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। वो तो उदाहरण दे दिया भाई, मैंने कहा मान लो कि बताओ टीचर कौन होता है, आप कह रहे हो सी बरा गुप्ता। मैं ये पूछ रहा हूँ टीचर क्या होता है, तो आपको परिभाषा बतानी है ना भाई। टीचर मतलब अध्यापक जो छात्रों छात्राओं को पढ़ाए, जिससे समझ आए। तो आप तो उदाहरण दे रहे हो कि सर वॉलमार्ट का सब्सिडियरी फ्लिपकार्ट, वो नहीं पूछ रहा। ये होते ये कौन सी चिड़िया है? हाँ, वेरी गुड, ये सुनना था। तो भाई जैसे मान लो एक कंपनी है एच, ठीक है। अब एच कंपनी ने क्या करा? एच कंपनी ने एक किसी दूसरी एस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। क्या परचेज कर लिए? शेयर्स, है ना, हिस्सा खरीद लिया एस कंपनी का। और पता है कितने शेयर्स खरीदे? कितने शेयर्स? हाँ, मतलब 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। तो अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है, तो इनडायरेक्टली एक तरह से वो उसको होल्ड कर रही है,
क्योंकि फिर तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो तो इसका मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको ये बात पता है, वैसे बिजनेस में पढ़ाया होगा कि हर शेयर का एक वोट होता है। हर शेयर का क्या होता है? एक वोट होता है। तो जब बैठक होती है शेयर होल्डर्स की तो हर शेयर का एक वोट होता है। तो आप ऐसे मान लो, लेट से कि 100 शेयर्स हैं, तो टोटल कितने वोट्स हो गए? 100 वोट्स हो गए। अब आपको ऐसे एज्यूम करना है कि मान लो मेरे अकेले के पास 51 शेयर्स हैं, तो मेरे अकेले के कितने वोट्स हो गए? 51 वोट। अब हम सबकी एक बैठक हो रही है। अब बैठक में जो 49 दूसरे आप बच्चे हो, अब आप कुछ भी फैसला ले लो, हाँ ना, चलेगी तो किसकी? मेरी, क्योंकि मेरे अकेले के पास कितने वोट्स हैं? 51। तो मैं अगर हाँ कह दूंगा तो इसका मतलब मेजॉरिटी हाँ हो गई, मैं अगर ना कह दूंगा तो इसका मतलब मेजॉरिटी ना हो गई। तो इसका मतलब मैंने आपको होल्ड कर लिया है। इसका मतलब एक तरह से मैंने आपको होल्ड कर लिया है। तो इस उदाहरण में एच कंपनी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी और एस कंपनी को कह देंगे सब्सिडरी कंपनी। तो बस ये आप ड्राइंग बना लो और ये मतलब होता है, ठीक है। बस तो ये ड्राइंग बना लो आप। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए तो वो हो गई होल्डिंग और दूसरी वाली हो गई सब्सिडरी। ठीक है, तो क्लियर हो गया? चलो तो बस ये बना लो ड्राइंग। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो ये होल्ड कर रही है और वो उसकी सब्सिडरी बन गई। फिर तीसरी का नाम लिखते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और नंबर 4, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें लिमिटेड को आप हाईलाइट कर लेना दोनों में। पहले में शेयर्स को बादल, दूसरे में गारंटी को बादल। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरे में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलो, तो इनका क्या मतलब है? चलो तो ये बताओ, कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का होता है? बताओ, कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू, भाई वैसे तो कुछ भी हो सकती है लेकिन हम मान लेते हैं 10 रुपये। अब कंपनी अगर 10 रुपये को एक ब्रेकअप के ज़रिए अपने शेयर होल्डर से मांगती है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांगती है, 4 रुपये मान लेते हैं अलॉटमेंट पर मांगती है, और बचे हुए 3 रुपये मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पर मांगती है। तो वैसे पहले आपको बताओ, आपको इतनी बातें सबको ये याद हैं या ये सुन के आपको कुछ अजीब सा लग रहा है कि सर ये क्या कह रहे हो? मतलब इन बातों से सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? इसमें किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये भी समझाओ कि ये क्या है? ये तो ओके, ठीक है। तो कंपनी का बेसिकली एक शेयर होता है, तो कंपनी वो शेयर का पैसा शेयर होल्डर से किश्तों में लेती है। पहले 3 रुपये मांग लेगी मान लो, फिर 4 रुपये मांग लेगी, फिर 3 रुपये मांग लेगी। अब मान लेते हैं कि ये कोई शेयर होल्डर है जिसने 3 रुपये भी दे दिए और 4 रुपये भी दे दिए। अब इस शेयर होल्डर की बात करेंगे हम कि इस शेयर होल्डर की जो अब लायबिलिटी है, जो बची है टुवर्ड्स कंपनी, यानी कि मान लो कंपनी बंद हो गई, लेट से आज ही कंपनी बंद हो गई और कंपनी का फोन आया शेयर होल्डर के पास कि शेयर होल्डर हम बंद हो गए, जल्दी से 1 करोड़ रुपए ले आओ। तो ये शेयर होल्डर जो है, अब इसकी क्या लायबिलिटी बची हुई है टुवर्ड्स कंपनी? बताओ, आप बताओ। वेरी गुड, सिर्फ 3 रुपये। तो ये कहेगा मैं नहीं ला रहा करोड़ रुपए, कह रहा मैं सिर्फ मैक्सिमम कितने रुपए दूंगा?
₹3। तो इस तरह की कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब इसमें जो मालिक होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें जो शेयर होल्डर होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और वो भी सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड होती है, शेयर की वैल्यू तक। तो यानी कि जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी सीमित है, सिर्फ कितने रुपयों तक, 10 रुपयों तक। तो अगर उसने 7 रुपये दे दिए हैं तो वो बस कितने और देगा, ओनली 3। तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि इस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी मात्र 10 रुपए तक की ही है। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया भाई? चलो तो ये बना लो ड्राइंग। तो इसको बोल देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कि भाई कंपनी जो है वो 10 रुपए ही ले सकती है। बाकी बच्चा कई बार पूछ लेते सर अगर वो ना दे तो आप बताओ, ना दे तो शेयर फोरफिट कर देगी कंपनी। तो वो कहेगा अब कर लो फोरफिट, तुम तो वैसे ही बंद हो गए। भाई कंपनी मान लो बंद हो गई, तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब जो मर्जी हो वो कंपनी जाने और शेयर होल्डर जाने, लेकिन हमें तो कंपनी का पता होना चाहिए। तो इस कंपनी को हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो ये कंपनी जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी रखती है, और मतलब शेयर वाली। चलो तब तक मैं दूसरी बनाता हूँ कंपनी। चलो अब ये एक दूसरी कंपनी है। तो एक दिन ये कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ बाहर घूमने गई थी, हैंग आउट पर। ठीक है, तो कंपनी किसके साथ घूमने गई है, बताओ किसके साथ घूमने गई है कंपनी बाहर? शेयर होल्डर्स के साथ, गोपाल, मोनू, सोनू। तो ये चारों अपना बैठ के खा पी रहे हैं मस्त। तो अचानक से कंपनी ने इमोशनल डायलॉग मारा। कंपनी कह रही है गोपाल, मोनू, सोनू, ये बताओ अगर किसी दिन मैं बंद हो गई, तो पहले तो इन तीनों ने उसके मुंह पे हाथ रखा, कह रही हट पगली, कैसे बातें कर रही है तू, बंद कैसे हो सकती है, हम तेरे शेयर होल्डर हैं तो ऐसे थोड़ी ना तेरे को मरने देंगे। वो कह रहे नहीं, मान लो किसी दिन अगर मैं बंद हो गई, मैं वाइंड अप हो गई, तो बताओ तुम कितने रुपए लाओगे गोपाल? तो गोपाल कह रहा है ऐसी बात कर रही हो? कह रही ठीक है, अगर तू किसी दिन बंद होने की नौबत आई तो मैं 1 लाख रुपए ले आऊँगा घर से। मोनू कह रहा है मैं तो 2 लाख रुपए ले आऊँगा घर से। सोनू कह रहा है मैं 5 लाख रुपए ले आऊँगा अगर कभी ऐसी नौबत आई। तो कंपनी कह रही है ठीक है रुको, ये सब बातें जो तुम कह रहे हो ये तो अभी ऑब्वियसली तुम नशे में हो, 2 मिनट रुको, मैं ज़रा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ला रही हूँ, इस पर दस्तखत कर दो अपने। तो तीनों ने अपने दस्तखत कर दिए। तो जी इस कंपनी को कह देंगे, अब इस कंपनी का नाम पड़ गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि यहाँ पर अब हर शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो उसके दिए हुए गारंटी के अमाउंट तक हो जाएगी। तो अब कंपनी अगर बंद हो गई तो गोपाल की लाइबिलिटी कहाँ तक हो गई? 1 लाख तक। मोनू की लाइबिलिटी कहाँ तक हो गई? 2 लाख तक। सोनू की लाइबिलिटी कहाँ तक हो गई? 5 लाख तक। तो इस प्रकार की कंपनी को कह देंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि तीनों ने प्रॉमिस कर दिया है, मेमोरेंडम में लिखकर साइन कर दिए। तो आप बना लो ये ड्राइंग। तो इसको कह देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ओके। तो सब बच्चों को समझ आ गया? चलो तो ये भी हो गई जी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 4 हो गई। उसके बाद 5वां प्रकार, नंबर 5, ये आपने सुन रखा होगा शायद पहले। नंबर 5 का नाम है 1 पर्सन कंपनी। OPC, 1 पर्सन कंपनी। तो ये तो नाम से भी आप तुक्का मार सकते हो, इसमें क्या होता है बताओ? इस कंपनी का नाम क्यों 1 पर्सन कंपनी पड़ा?
तो बताओ किसे कहते हैं 1% कंपनी? नहीं मैडम, 1% की हिंदी क्या है? एक आदमी। वेरी गुड। तो 1% कंपनी का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही मालिक कह सकते हो आप, वन मालिक। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया 1% कंपनी। बाकी ये लॉ में पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में इसकी डिटेल वैसे तो, लेकिन इसका नाम पड़ गया 1% कंपनी। एक ही आदमी कंपनी खोल सकता है और उस कंपनी का मालिक कौन है? एक ही आदमी है, तो इसीलिए नाम हो गया 1% कंपनी। तो सर अगर दूसरा मालिक आ जाए तो? नहीं, पार्टनरशिप नहीं, फिर मतलब वो 1% कंपनी नहीं होगी, फिर कंपनी होगी। फिर क्या हो जाएगी? कंपनी। क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे मालिक हो सकते हैं ना, लेकिन इस कंपनी में कितने मालिक होंगे? एक ही। तो एक ही शेयर होल्डर है, एक ही मालिक है, तो कह देते हैं 1% कंपनी। सिंपल। उसके बाद 6th, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, इसके नीचे आप 4 लाइन छोड़ लेना, 4 लाइन छोड़कर लिखना नंबर 7, पब्लिक कंपनी। चलो तो मोक्ष बाबू बताओ, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है? सर प्राइवेट कंपनी में शेयर्स लिस्टेड हैं। आप तो मोक्ष बाबू हो ही नहीं। बताओ मोक्ष बाबू। सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी मतलब डायरेक्टर्स का फर्क है, मेंबर्स में फर्क है। हाँ जो पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं और नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब आप होशियार हो बेसिकली। चलो ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो अंतर है, ये बात सबको वैसे पहले पता है कि नहीं है? मतलब अंतर है या नहीं है? अंतर है, वो तो चलो है, लेकिन हम पहले ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं कि भाई सेक्शन 2 का कौन सा सब सेक्शन है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो दोनों की परिभाषाएं बताता है? 68। तो ये आपको कैसे पता मैडम? 12th में भी पढ़ा था। वेरी गुड। तो देखो 12th में बच्चे कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और पब्लिक कंपनी का 71, 3 घर छोड़ के, तो 68, उसके बाद 3 घर छोड़ के पब्लिक कंपनी। ठीक है। बाकी प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, कुछ बातें हैं वो आप लिख लो जो प्राइवेट कंपनी में आपको देखने को मिलती है। तो पहला फीचर जो प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलता है वो होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ ठीक है ना। तो आप बस मन में एग्जांपल सोच सकते हो, बाकी तो सिंपल लॉ के पॉइंट्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। कि भाई प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मैं मालिक जो हूं जिस कंपनी का, उसका मालिक मैं ही बना रहा हूं, या मेरे पिताश्री, मेरा भाई, मतलब हम घर परिवार के 4-5 लोग ही मालिक बने रहे, तो हम अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। तो यहाँ पर हिस्सा जो होता है, शेयर जो होता है, उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब बहुत से मुश्किलें होती हैं, अलाउ नहीं किया जाता आसानी से। तो ये प्राइवेट कंपनी की पहचान हो गई, एक रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है। दूसरा, मिनिमम मेंबर्स। इसमें आपको मिनिमम मेंबर्स मतलब वही ओनर्स, कितने मालिक चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए? 2। मिनिमम कितने मालिक चाहिए? 2। लेकिन जब आप पब्लिक कंपनी के अगर फीचर पढ़ोगे लॉ में, तो उसमें मिनिमम कितने मालिक चाहिए आपको? 7। वेरी गुड, है ना। इसी तरह मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए? 2। और इसी तरह जब आप पब्लिक कंपनी के अगर लॉ में पढ़ोगे तो उसमें कितने चाहिए? 3, है ना। तो मतलब इस तरह से प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं।
लेकिन मज़ेदार बात यह कि लॉ में पब्लिक कंपनी की अब क्या डेफिनेशन दे रखी है बताओ। हाँ, तो पब्लिक कंपनी की बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त, उसकी डेफिनेशन लॉ ने ये दे रखी है, वो आप लिख लो पब्लिक कंपनी में कि भाई पब्लिक कंपनी कौन सी है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बस। तो उसने कहा दिमाग खुद लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। तो पब्लिक कंपनी कौन सी है भाई, जो प्राइवेट नहीं है, बस। और प्राइवेट क्या है वो सेक्शन 268 बता रहा है कि भाई जिसके ट्रांसफ़र पे रोक हो, कम से कम 2 मालिक चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए। बाकी एक बच्चा पूछ रहा है डायरेक्टर कौन होता है, तो ये भी लिख लो, डायरेक्टर होता है नौकर, और मेंबर कौन होता है या शेयर होल्डर कौन होता है, मालिक। बस ये फ़र्क होता है। तो डायरेक्टर बेसिकली हो गया जो कंपनी में सारा कामकाज संभालेगा, मालिक उसे अपॉइंट करते हैं और कहते हैं भैया कंपनी संभालनी है तुम्हें, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब भाई मुकेश अंबानी थोड़ी ना घर घर जाके जियो के सिम बेचेंगे, तो उन्होंने तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, भाई आपका काम मार्केटिंग देखने का, आपका सेल्स का देखने का, आपका फाइनेंस देखने का, आपका ये करने का है, तो अलग अलग डायरेक्टर्स बना रखे हैं। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली कंपनी को संभालने का या काम करने का जिम्मा लेते हैं, और शेयर होल्डर तो मालिक होता है। और आप जैसे अभी रिलायंस तो पब्लिक कंपनी है ना, तो आप अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर, शेयर बाज़ार में जाकर, तो आपको रिलायंस कंपनी का एक शेयर मिल जाएगा मेरे ख्याल से 2500-2600 रुपये में, तो आप भी मालिक बन जाओगे, फिर आप भी बैठो अपना आराम से घर में और आपके नौकर काम करेंगे, है ना। तो शेयर होल्डर कौन होता है, मालिक, और डायरेक्टर हो गया जो काम कर रहे हैं या जो इसका ड्यूटी है काम करने की। अच्छा ठीक है, तो प्राइवेट पब्लिक ओके। उसके बाद 8th स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल बताओ जी, स्मॉल सर, स्मॉल कंपनी का मतलब है छोटी कंपनी सर, छोटी कंपनी। ये जो बाहर राजू पनवाड़ी बैठा है सर, ये है स्मॉल कंपनी। चलो तो पहले तो लिखो ब्रैकेट में सेक्शन 2 सब सेक्शन कौन सा ऑफ कंपनीज एक्ट, तो लिखो जी 85, ठीक है, याद रखने ये सब। सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। तो है किसी को पता वैसे स्मॉल कंपनी? हाँ हाँ, तो आपको कैसे पता सर ये सब बातें? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 12th में कहाँ था ये? अच्छा बिल्कुल सही पढ़ा था, वेरी गुड। तो स्मॉल कंपनी की परिभाषाएं जो हैं वो ये हैं, उसमें 2 कंडीशनें होती हैं मेनली, कि उसकी पेड अप कैपिटल, पूंजी, उसकी पूंजी नॉट ग्रेटर देन, मतलब किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 लाख रुपए। तो पेड अप कैपिटल मतलब पूंजी जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ग्रेटर को लगा के काट लेना, कहीं पता चला गलती से ग्रेटर ही लिख लिया। ओ सॉरी 50 लाख लिख लिया, सॉरी 50 लाख काट देना। 4 करोड़, 4 करोड़ में कितने ज़ीरो आएंगे? ठीक है 7 ही आएंगे ना, या 9 आएंगे? हाँ नहीं 7, ठीक है। तो 4 करोड़, ब्रैकेट में भी इंग्लिश भी लिख लेते हैं, पता चला बच्चा 4 लाख या 40 लाख समझ रहा है। तो 4 करोड़ से ज़्यादा जिसकी कैपिटल नहीं है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड टर्नओवर, टर्नओवर मतलब हो गया सेल्स एक तरह से, है ना। टर्नओवर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए?
40 करोड़ से, टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और लास्ट ईयर मतलब ब्रैकेट में लिख लो लास्ट ईयर का। तो अगर कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम उसको स्मॉल कंपनी कह देते हैं। तो समझ गए कंडीशन क्या है। अच्छा, अगर मान लो किसी कंपनी की कैपिटल तो 3 करोड़ है लेकिन टर्नओवर है 41 करोड़, तो फिर क्या वो स्मॉल है? फिर वो नहीं होगा। या इसका उल्टा कर लें, अगर कि किसी का टर्नओवर तो चलो 10 करोड़ ही था लेकिन उसकी कैपिटल 5 करोड़ है, तो फिर क्या वो स्मॉल है? फिर वो भी नहीं होगी। तो स्मॉल के लिए दोनों कंडीशनें होनी चाहिए, देख लो, इसीलिए बीच में एंड लिखा है, मतलब और। तो कैपिटल भी 4 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो क्लियर होगी स्मॉल कंपनी। उसके बाद नंबर 9, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2, कौन सा सब सेक्शन बताओ। तो लिस्टेड कंपनी कौन सी है? लिस्टेड सेक्शन कौन सा है? तो बताओ कौन से सेक्टर में आए हो पढ़ने? 52। बस, तो लिस्टेड कंपनी का सेक्शन हो गया 2, सब सेक्शन 52। तो लिस्टेड कंपनी किसे कहते हैं? लिस्टेड कंपनी, हाँ, तो लिख लो कि भाई कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें रिकॉग्नाइज्ड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉग्नाइज वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना दिल्ली में चांदनी चौक में वो पीछे मटके की दुकान में नीचे चल रहा है डब्बा ट्रेडिंग और वहाँ पर आपने अपनी कंपनी लिस्ट करा के कह रहे हो कि मैं भी लिस्टेड कंपनी हूँ। वो वाला स्टॉक एक्सचेंज नहीं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है, जैसे मतलब मान लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब में, तो उनको लिस्टेड कंपनी कह देंगे। और 10, अनलिस्टेड कंपनी। तो अनलिस्टेड कंपनी किसको कह देंगे? जिसमें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो। ठीक है, सिंपल। तो लिख लो सेक्शन 2, सब सेक्शन बताओ। 40 घर छोड़ के क्या आएगा? 92। तो अनलिस्टेड कंपनी में लिख लो भाई कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके नीचे एक ब्लॉक बनाना है छोटा सा, इसमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है पब्लिक कंपनी को लेकर। बाकी पहले यहाँ तक सारी कंपनी ओके है, सारी समझ में आई, किसी भी कंपनी में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो पब्लिक कंपनी को लेकर एक छोटा सा नोट बनाना है। तो आपको ये बताना है कि पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड होती है या अनलिस्टेड होती है, ये बताना है कि पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड होती है या अनलिस्टेड होती है। ठीक है, तो यही आपका भ्रम तोड़ना था मुझे। तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो लिस्टेड भी हो सकती है और वो अनलिस्टेड भी हो सकती है। बहुत सी पब्लिक कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना। बहुत सी पब्लिक कंपनियां ऐसी भी हैं
जो नहीं है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये ध्यान रखना है कि भाई पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है ना। तो अनलिस्टेड कंपनी मतलब कोई भी हो सकती है। तो ऐसा सोच, कई बार बच्चा सोच लेता है, इसीलिए मैंने मेंशन करा, या ट्रू फॉल्स में कह देता है कि पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज लिस्टेड, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अनलिस्टेड भी हो सकती है। कितनी हो गई? 10 हो गई ना जी। उसके बाद 11 का नाम है मोक्ष बाबू, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब, हाँ, तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, सॉरी, वो अनलिस्टेड में मैंने 92 लिखवा दिया था, वो अनलिमिटेड में लिखना है, सॉरी। तो वो अनलिस्टेड वाला आप 92 वहाँ से काट देना, ठीक है। तो मैं ब्लॉक बना के काट रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। वो अनलिस्टेड में से कट कर देना बच्चों जी, प्यारे बच्चों। वो अनलिमिटेड में है, सॉरी, तो मैंने गलती से वहाँ लिख लिया था, तो इसको अनलिस्टेड से हटा देते हैं। अनलिमिटेड में लिखना है आपको, सेक्शन 292, अनलिमिटेड में, अनलिस्टेड में नहीं लिखना। तो अनलिमिटेड कंपनी जो मैडम ने कहा वही होती है थ्योरेटिकल कंपनी। तो लिख लो, इसमें होता है कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, हाँ, ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, राइट। तो इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती, मतलब कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की, इसीलिए इस कंपनी का नाम पड़ गया अनलिमिटेड कंपनी। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर किसी कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, तो उसको बोल देंगे अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ तीनों। लिस्टेड कंपनी जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप बहुत सी कंपनियां देखोगे, रिलायंस, HDFC बैंक, MRF, वो सब लिस्टेड कंपनी है। और अगर कोई भी कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं है तो मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी है। और कोई भी कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब हो गया जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ओके है सब बच्चों को? यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट तो नहीं? उसके बाद नंबर 12, ठीक है, अनलिमिटेड हो गया जी। उसके बाद है जी गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे बताओ? सही, सिंपल। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है कि जिसमें सरकार जो है, सरकार, गवर्नमेंट, अगर वो किसी भी कंपनी में 51% से कम नहीं होल्ड कर रही, मतलब नॉट लेस देन 51%, ठीक है, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ। अगर सरकार 51% से कम नहीं होल्ड कर रही, नॉट लेस देन 51%, तो फिर उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह देते हैं। तो बस सिंपल। तो इसमें आप ये छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो कि भाई सरकार जो है नॉट लेस देन 51% इस कंपनी में होल्ड करती है या उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, नॉट लेस देन 51%। अब सरकार का मतलब क्या बताओ? सर, हाँ, तो ये आप मेंशन कर लो कि भाई सरकार का मतलब केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है, और एटसेट्रा, मतलब कुछ और भी सरकारी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई भी हो सकती है। तो सरकार का कहने का मतलब ये नहीं कि भाई मोदी जी ही जाके खरीदने जा रहे हैं। तो सरकार का मतलब हो गया कि भाई कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, चाहे सेंट्रल, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी, कोई भी, तो वो हो गई गवर्नमेंट कंपनी।
उसके बाद नंबर 13, फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। तो फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे? जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। वेरी गुड। तो फॉरेन कंपनी का मतलब ही वही हो गया भाई, जिसका जन्म फॉरेन में हुआ है, जो पैदा फॉरेन में हुई है ना। तो ऐसी एग्जांपल देके समझा देता हूँ। तो आपने कंपनी का सुना ही होगा नाम, मैकडॉनल्ड्स है जी, मैकडॉनल्ड्स। तो ये कंपनी है, लेकिन इस मैकडॉनल्ड्स कंपनी का जन्म कहाँ हुआ है भाई? कहीं भी हुआ है, भारत में तो नहीं हुआ ना। तो इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री। तो बस ऐसी डायग्राम बना लो। तो भाई किसी भी कंपनी का जन्म अगर विदेश में हुआ है तो आप उसको क्या कहोगे? विदेशी। तो बस, तो ये फॉरेन कंपनी हो गई। तो फॉरेन कंपनी का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री। तो जो बच्चा विदेश में पैदा हुआ तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम फॉरेनर हो। तो ऐसी कंपनी को भी कह रहे हैं कि तुम फॉरेन कंपनी हो। बस। तो ये कुल मिलाकर आपके 13 प्रकार के टाइप्स हो गए। तो अब आप देख लो कि किसी भी टाइप में किसी को कुछ कहना हो, कुछ भी पूछना हो तो बता दो भाई। हाँ बिल्कुल होगा। तो लिखने के लिए सर्च कर लेते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी का सेक्शन सर्च करो भाइयों बहनों गूगल पे जल्दी से जाकर। सेक्शन तो सभी के होंगे खैर। नहीं, प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी तो अनलिस्टेड ही होगी, क्योंकि लिस्ट होते ही फिर तो प्राइवेट का होल्ड खत्म हो जाएगा ना। जब प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है कि भाई 2-4 लोग मालिक हैं। 71 बताया गूगल जी ने। ओके, तो अनलिस्टेड कंपनी में आप 71 लिख सकते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। 71 मैडम कह रही है पब्लिक कंपनी का लिखा है। सही बात है। फिर अब कैसे होगा? तो पब्लिक का चेक कर लो फिर गूगल पे, नहीं तो लॉ वाले सर से पूछेंगे, प्रकाश सर से। वैसे 2 सब सेक्शन भी सेम में, क्या पता उसमें पब्लिक और अनलिस्टेड दोनों समझाएं, ऐसा हो सकता है। दोनों में ही 71 है। ठीक है, तो फिर तो सही। हाँ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप कुछ मत लिखो, बेटर है, क्योंकि खाम खा पंगे क्यों लेने। लेकिन हो सकता है कि वो सेम सेक्शन के अंदर समझा दें, तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट टाइप्स क्लियर हो गए सबको? ओके यहाँ तक? चलो, तो यहाँ तक तो आपसे जनरली ट्रू फॉल्स का या 2 नंबर तक की वेटेज का क्वेश्चन आ जाता है। इतनी बातों तक का फीचर में से कुछ पूछ लेगा या टाइप्स में से कोई टाइप पूछ लेगा। अब हम चलते हैं आखिरी बात पर, जो इस चैप्टर की मेन बात है कि भाई आखिर हमारा काम क्या है। तो अब आखिरी बात जो है पेज के बीचों बीच आपको लिखनी है, इसका नाम है सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको आप हाईलाइट कर लो। सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलो, तो अब इसमें आपने लिखा ना सेक्शन, तो ये सेक्शन क्या कहता है? तो लिखो जी, एरो डाल के बड़ा बड़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हा, अब वही खातों की बात होगी। अभी तक तो थ्योरेटिकल बातें थी, पढ़ाने का ही मन नहीं था मेरा। तो खैर, अब सेक्शन 128 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि भाई किसी भी कंपनी के किताबें कैसे बनाएंगे, है ना। तो सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है।
और इसके नीचे एक एरो डाल के आप ये भी लिख लो, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और जो सेक्शन 129 है बेसिकली 129, वो किसकी बात करता है वो भी लिख लो। वो बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो वो सच्चाई की बात करता है सेक्शन 129 की, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू देने चाहिए, मतलब एकदम सच्चे होने चाहिए। तो ये दो सेक्शंस जो है मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 128 तो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है, और सेक्शन 129 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और फेयर व्यू देने चाहिए। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ब्लॉक बना लो। तो बच्चा पूछता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्या है, तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो आपको दो पढ़ाए जाते हैं इस यूनिट में, इंट्रोडक्शन में। क्या क्या? बिल्कुल सही जी। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हो आप एरो डाल के। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कानून ने दे रखा है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट भी कानून ने दे रखा है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दे रखा है कानून ने? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का कहाँ दे रखा है? हाँ, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये पूरा टॉपिक आपका सीए इंटर में भी है, और इत्तेफाक से वहाँ पर भी चैप्टर 11 ही है। क्या कोइंसिडेंस। सीए इंटर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के नाम से एक पूरा बकायदा चैप्टर है, और वो भी उसमें भी आपको ये पढ़ना है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली फुल डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें फुल डिटेल्स नहीं है। इसमें ओनली फॉर्मेट्स पर फोकस किया गया, वो भी बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 4 चीज़ें होती हैं, बताओ दो कौन सी और होती हैं? नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, उसके लिए आपको अभी कुछ महीनों का इंतज़ार करना है। जब आप आओगे सीए इंटर में तब वो भी आएगा। तो खैर, तो हम दोनों को 1 बाय 1 बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, मतलब ये तो हो गया अपना ढांचा। तो हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसी लाइन लगा दो। तो पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट, एक पेज के बीचों बीच हेडिंग डाल लेते हैं बैलेंस शीट, और एक सुंदर सा ढांचा बनाना है। चलो बनाओ बच्चों, बातें नहीं, पर्टिकुलर्स लिखना है। उसके बाद नोट नंबर, उसके बाद बताओ करंट ईयर, और उसके बाद प्रीवियस ईयर। तो जो बच्चे जस्ट रिसेंटली क्लास 12th पढ़ के आए हैं वो तो इसमें चैम्प होंगे, और ये वैसे ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में, ये भी ग्रेजुएशन में भी है वैसे तो
तो मतलब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है एक तरह से कि आपको ग्रेजुएशन में भी करना है, सीए इंटर में भी करना है, बैलेंस शीट कंपनी की, क्योंकि ये तो बनानी पड़ेगी ना भाई, सीए को बैलेंस शीट ही नहीं पता तो कितनी हंसने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बैलेंस शीट बेसिकली अच्छे से पढ़ाई जाती है। चलो, तो अब जिसको भी याद है, जैसा आपने कहा, तो वही बच्चा बताएगा कि मेन हेडिंग क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, तो लिखते रहो भाई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर इसमें 4 मेन हेड्स होते हैं। पहला मेन हेड कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड। चलो लिखो, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर चौहान साहब, क्या आप बता सकते हो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड्स आते हैं? शेयर कैपिटल, वेरी गुड। रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। चलो, तो लिख लो जी, पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, राइट। तो अभी लिख लेना, बाय चांस कोई टर्म आपको नहीं पता तो घबराना मत, मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये 3 सब हेड्स आएंगे। फिर दूसरा मेन हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बिल्कुल सही। तो दूसरा मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, तो बना लो आप भी। उसके बाद अगला मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड वाले मेन हेड की कोई सब हेड नहीं होती, तो थर्ड मेन हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज मेन हेड के नीचे 4 सब हेडिंग्स हैं, ABCD, बताओ क्या क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके। बी होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके। सी होता है ट्रेड पेबल, तो दोस्त कहाँ आ गए? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और डी होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, तो ये बना लो जी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में ये 4 सब हेडिंग्स होती हैं। और उसके बाद फोर्थ मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में भी आपके 4 सब हेड्स होते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटीज, और डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। चलो, तो पहले इतना बना लो, पहले हम यहाँ तक की मतलब थोड़ा ओरल चर्चा कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपकी लायबिलिटी साइड आप कह सकते हो है, ये सब लायबिलिटीज़ हैं एक तरह से, मतलब इक्विटी और लायबिलिटीज़। इक्विटी का मतलब होता है अपना पैसा, और लायबिलिटीज़ का मतलब हो गया पराया पैसा। तो यहाँ तक आपका टोटल धन आ गया, ठीक है, ये आपका टोटल संपत्ति धन है बिजनेस का,
इसको सोर्सेज भी कहते हैं कई बार, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि पैसे हैं ये बिजनेस के। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बना लिया चौहान साहब? बनाओ, ये याद रख, और सबको ये याद होनी चाहिए वैसे तो खैर। ठीक है, तो मैं एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। सॉरी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें 3 सब हेड होंगे। फिर दूसरा मेन हेड हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा मेन हेड हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसमें 4 सब हेड्स हो गए ABCD। और चौथा मेन हेड हो गया करंट लाइबिलिटीज़, उसमें भी 4 सब हेड्स हो गए ABCD। ठीक है, पहले यहाँ तक बन गया। चलो, तो ओरली डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लगे अच्छा अरे वाह तो लिख लेना, वैसे ही ज़रूरत नहीं है। तो शेयर कैपिटल आपको पता है क्या होती है, बस आप बताते रहो। शेयर कैपिटल आपको पता है क्या है? ठीक है, तो शेयर कैपिटल वैसे मतलब है, मतलब सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इन दोनों को मतलब आप कह सकते हो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो एक सिंपल टर्म हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है इसमें आपके सारे रिजर्व्स आ जाते हैं हर प्रकार के, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो आपने प्रॉफिट्स कमाया ना, हाँ, वो भी आ जाता है प्रॉफिट्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके सारे रिजर्व आ जाएंगे और जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो भी आ जाएगा। बाकी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है ये बताओ? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सर जब हमारे पास शेयर्स नहीं होते तो हमें एक वारंट इशू करते हैं कि हम हमारे पास जब शेयर्स होंगे तो हम आपको वो अलॉट करेंगे। कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, काइंड ऑफ ऐसे ही होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप सुन लो ध्यान से। एक तरह से जैसे आमतौर पे तो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो क्या करती है, वो शेयर होल्डर से पैसा लेती है और उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। कहती है ये लो भाई, ये रहा तुम्हारा शेयर, इसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन कभी कभी कंपनी सर्टिफिकेट नहीं इशू कर पाती, सर्टिफिकेट पे तो नाम लिखा होता है क्योंकि, तो कंपनी बिना नाम का इसको एक शेयर वारंट दे देती है। कहती कुछ दिनों बाद तुम आओगे ना, तो तुम ये कुछ दिनों बाद आके तुम्हारा नाम लिख देंगे, तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम ये ले जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो इसको बोल देते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये जो पैसा मिला कंपनी को, तो ये पैसा भी मतलब इसको आप मन में ऐसा सोच लो कि इट इज़ एज गुड एज शेयर कैपिटल ओनली। ये भी एक तरह से कुछ दिनों बाद क्या बन जाएगी, वैसे शेयर कैपिटल ही बन जाएगी, लेकिन वो तो बस 15-20 दिनों के लिए अलग से आपने इसको शेयर वारंट्स के नाम से शो कर रखा है। 15 दिनों के बाद जब ये आदमी वापस आएगा ना, तो कंपनी कहेगी ठीक है भाई, तुम्हारा वारंट अब हटा देते हैं, ये लो शेयर सर्टिफिकेट ले जाओ। तो बस, तो ये फिर वापस से शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो ये शेयर वारंट जो होता है कुछ दिनों का टेम्परेरी, मतलब एक कंपनी बस इशू करके दे देती है, बाकी ये कुछ परमानेंट नहीं है। तो समझ गए शेयर वारंट क्या है, मतलब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो क्लियर है? ओके बोलो ना, यस या नो? चलो ओके। उसके बाद दूसरा बताओ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या है? हाँ, अब मान लो कंपनी को एप्लीकेशन के 3 रुपए रिसीव हो गए, है ना, लेकिन आपने पढ़ा होगा 12th में, या अभी अगले यूनिट में हम भी वैसे पढ़ेंगे दोबारा, तब भी आप देखोगे कि जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसके बाद कंपनी जब अलॉट करती है शेयर, तो उसमें 2-3 महीने का समय होता है। बोलो यस कि नो? होता है। तो 2-3 महीनों तक कंपनी इस पैसे को कैसे शो करती है, इस अमाउंट को क्या दिखाती है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये भी आप मन में ऐसा सोच सकते हो कि ये भी कुछ दिनों बाद शेयर कैपिटल ही बन जाएगा, कुछ दिनों के बाद, लेकिन फिलहाल टेम्परेरीली इसको हमने क्या शो कर रखा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, 2-3 महीनों के लिए बस। जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, बस फिर अपना ये शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो समझ आ गया ना? तो ये मतलब टेम्परेरी हो गया एक तरह से, दोनों चीज़ें, शेयर वारंट भी और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं?
जो आपको 1 साल या उसके बाद पे करनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हो गया मेनली जैसे आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो 5-6 साल 10 साल के लिए करते हो, या पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक से लोन लेते हो वो 5-6 साल 10 साल के लिए लेते हो, या कोई बैंक लोन लेते हो वो आप 5-6 साल 10 साल के लिए लेते हो। तो इन चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह देते हैं। बाकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हम सीए इंटर में डिटेल में पढ़ते हैं, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारी 2 तरह की इनकम्स होती हैं, एक होती है अकाउंटिंग इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं, और एक होती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो सरकार कैलकुलेट करती है। तो कभी कभी अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कह देते हैं, पर ये मतलब अभी आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ये डिटेल आपको बाद में पढ़नी रहेगी। लेकिन ब्रीफ इतना आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल देते हैं। अच्छा जी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबी अवधि की लायबिलिटियां, बताओ कोई। कि कोई लंबी अवधि की लायबिलिटी 5 साल 10 साल वाली, वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गया। लोन तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स आफ्टर 1 ईयर, हाँ ये एक अच्छा लग रहा है शक्ल से कि भाई मान लो कोई ट्रेड पेबल ऐसा है जिसको आपको 1 साल बाद पैसा देना है लेट से, तो वो बिल्कुल सही है, वो आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हो। क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बिल्कुल सही, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमें 5 साल या 6 साल या मतलब कई दिनों के बाद देना पड़ता है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब और भी हो सकती है, वो तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या मतलब है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पीडीडी नहीं, वो तो छोटा होता है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी जो मैडम कह रही है वो सही लग रहा है। अब ग्रेचुइटी तो आपको 15 साल 20 साल के बाद अपने एम्प्लॉय को लेट से देनी पड़ती है, तो अगर आप ग्रेचुइटी के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हो तो वो एक तरह से क्या माना जाएगा कि लंबा समय का प्रोविजन है। और हाँ मतलब वही ग्रेचुइटी या प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या रिटायरमेंट फंड, ये सब ठीक है। चलो करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं जी, जो 1 साल से आपको पहले पे करनी पड़ेगी। उसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या हो सकती हैं, बैंक लोन लेकिन 1 साल से छोटा वाला है ना, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, हाँ ट्रेड पेबल्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ट्रेड पेबल्स का मतलब एक तरह से आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो आपके बिल्स पेबल्स होते हैं उन्हें हम ट्रेड पेबल्स कहते हैं। मतलब क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल्स भी, उनको ट्रेड पेबल्स कह देंगे। अदर करंट लायबिलिटी, कुछ और करंट लायबिलिटियाँ बताओ। ठीक है, ये तो मैंने सिखाया था, ठीक है, तो ये लिख लो। तो सिखाया था तो सर क्या हो गया, याद तो है ही। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बिल्कुल सही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। आई होप आपको इनके मतलब पता हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, वेरी गुड, जो एक्सपेंसेस अभी पे नहीं करें। ये सबको मतलब क्लियर है भाई, बता देना, शर्माना नहीं कोई बच्चा। ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, सर को पता है कि आप नालायक हो, और ये भी मत सोचना कि पड़ोसी क्या सोचेगा, क्योंकि पड़ोसी भी नालायक ही है। तो भाई सबको मीनिंग पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, जो आपको पैसे पहले मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का एग्जांपल, हाँ
हाँ, इसमें आ जाएगा वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि सरकार को हमें टैक्स देना होता है ना, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर होता है, या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो सकते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें तो आपका सही हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं जी। अब क्या आएगा? सॉरी, हाँ, अब दूसरा मेन हेड होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। इसमें सिर्फ 2 ही मेन हेड्स हैं आपके। हाँ, पहला मेन हेड है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें कितने सब हेड्स हैं? 5, ABCDE। लेकिन ए अकेला ऐसा सब हेड है जिसके 4 सब हेड्स हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ए पॉइंट ऐसा है कि उसके अकेले के 4 सब हेड्स हैं ए के, है ना। तो पहला होता है ए का 1 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE कहते हैं बच्चे इसको शॉर्ट में, और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आप CA इंटर में पढ़ोगे, PPE। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, इसका भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26, जो आप CA इंटर में पढ़ोगे, इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये भी CA इंटर में पढ़ना है? नहीं, ये नहीं पढ़ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और चौथा होता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। सर इसका भी कुछ AS या CA इंटर में पढ़ना है? नहीं। तो खैर अभी देखते हैं खैर ये सब क्या है, तो आप लिख लो। उसके बाद B, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये CA इंटर में पढ़ना है, AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। उसके बाद C अदर, नहीं एक बीच में वो आएगा पहले, कौन सा वाला? डेफर्ड, हाँ, टैक्स एसेट। उसके बाद D में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और फिर E में आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका पहला मेन हेड और उसके 5 सब हेड। और दूसरा मेन हेड कौन सा होता है? नंबर 2, करंट एसेट्स। हाँ, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आपके 6 सब हेड्स हैं। A, करंट इन्वेस्टमेंट्स। B, इन्वेंटरीज। C, ट्रेड रिसीवेबल्स। एक वो आएगा पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। E, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और F, वो तो उसमें है अदर करंट एसेट।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो लाइबिलिटीज़ में चला गया ना दोस्त। बस, तो ये आपके हो गए जी करंट एसेट्स और ये आपका हो गया बैलेंस शीट का टोटल। तो ये आपकी मेनली एसेट साइड हो गई। तो बना लो पहले, फिर देख लेंगे एक बार कि कौन क्या है। चलो, तो बनाया भाइयों बहनों, बना लो, तब तक आपसे पूछ लेते हैं छोटे मोटे पॉइंट्स। चलो ठीक है, तो अभी दोबारा आ जाऊंगा। तो पहले एक बार पीपीई बता सकते हो आप, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं? नॉन करंट एसेट मतलब जिनको आपका बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता और जिनका मतलब लाइफ आप 1 साल या उससे ज़्यादा अपने पास होल्ड करने के लिए रखते हो। ठीक है, ये तो पता ही है, नॉन करंट एसेट जिनको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रखते हो। अब पीपीई का मतलब क्या हो गया? पीपीई इसमें आपके एक प्रकार से सारे टेंजिबल एसेट्स आ गए। अब वो तो आपको पता ही है भाई, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, जो भी है, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, इक्विपमेंट्स, तो सारे टेंजिबल एसेट्स इसमें आ जाते हैं। दूसरा सब सब हेड होता है इनटेंजिबल एसेट। तो कोई एग्जांपल दो इनटेंजिबल एसेट्स का। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये तो 50 साल से वही चल रहे हैं, कुछ नए वाले दो। सॉफ्टवेयर, ब्रांड टाइटल्स, माइनिंग राइट्स एटसेट्रा, है ना। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट तो 11वीं का बच्चा भी रट के बैठा है, तो वो तो खैर आपको पता ही है। तो हम और कुछ लिख लेते हैं या मतलब वैसे मेंशन कर लेते हैं। तो ये सब भी इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन तो पता ही है ना, जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो वैसे वैल्यू होल्ड करते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए फायदे की चीज़ें हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है जी? टेंजिबल एसेट्स जो लेकिन अभी प्रोग्रेस में है। तो बिल्डिंग अभी बन रही है, कार्य प्रगति पर है, तो उसको इंग्लिश में कह देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस बिल्डिंग के ढांचे को हम कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसीलिए इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पीपीई, मतलब प्रॉपर्टी बन जाएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, या कोई फॉर्मूला आप अभी डेवलप कर रहे हो, या कोई ब्रांड टाइटल मतलब आप एक्वायर करने के लिए अभी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इंटेंजिबल एसेट जो आप अभी डेवलप कर रहे हो। बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप अपना कोई निवेश कर रहे हो लेकिन 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसको कह देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो कुछ भी हो सकती है, 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने निवेश करा। बाकी डेफर्ड टैक्स एसेट तो अभी छोड़ दो, बस वैसे लिख लेते हैं। इस बार उल्टा हो जाएगा, अकाउंटिंग इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, है ना। जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या थी? अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। तो डेफर्ड टैक्स एसेट में हम उल्टा लिख देते हैं, वैसे आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो हम किसी को लोन देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, या आप अगर किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो मोर देन 1 ईयर, तो इन सब चीज़ों को हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कह देते हैं। और अदर नॉन करंट एसेट सॉरी, और कोई नॉन करंट एसेट बताओ, अदर नॉन करंट एसेट। लाइव स्टॉक, ठीक है। और
लाइव स्टॉक के बारे में आपको वैसे अलग से पढ़ा देते हैं, कई बार कुछ के लिए वो इन्वेंट्रीज होते हैं या कुछ के लिए वो हाँ एसेट हो सकते हैं। तो अदर नॉन करंट एसेट जो है उसका वैसा कोई फिक्स्ड एग्जाम्पल नहीं होता। अदर नॉन करंट एसेट में वैसे आप सोच सकते हो जैसे कोई फिक्टिशियस एसेट होगा, लेट से कौन सा एसेट हो सकता है, फिक्टिशियस एसेट। बाकी इनका कोई वैसा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि सारे नॉन करंट एसेट आपके जनरली ऊपर ही कवर हो जाते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, जो कैश में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट 1 साल के अंदर। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आपने कहीं पर निवेश करा 1 साल से कम के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज ये लिख लेना, हाँ स्टॉक नहीं है मैडम, लिख लो जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब होता है स्पेयर पार्ट्स। और एक और सर 12th में तो 6 ही लिखवाए थे, तो इसमें एक 7वां भी है, तो लिखो जी गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, ये ज़रूर लिख लेना, शॉर्ट में लिख लो चाहे। तो इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल भी आ गए, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया, ये तो खैर आप सब पढ़ोगे, आगे के चैप्टरों में सब कवर होते हैं। फिनिश्ड गुड्स भी आ गए, स्टॉक इन ट्रेड भी आ गया, लूज टूल्स भी आ गए। लूज टूल्स का मतलब ऐसे कुछ खुले पेचकस, प्लास, ये सब टूल्स पड़े रहते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आ गए, इसका मतलब है स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट का मतलब पता है ना सबको क्या होता है। और गुड्स इन ट्रांजिट भी आ गए। गुड्स इन ट्रांजिट किसे कहते हैं, उसका कोई बच्चा बताए एग्जाम्पल। वो तो हाँ नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब वो एग्जैक्ट नहीं, प्रोसेसिंग नहीं, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि आपने कहीं से गुड्स खरीद तो लिए हैं लेकिन वो अभी गुड्स रास्ते में है। जैसे मान लो ये आपकी फैक्ट्री है और आपने जिससे गुड्स खरीदे वो गुड्स अभी ट्रक में रखे हैं और गुड्स अभी रास्ते में ही थे और अचानक से गुड्स अभी पहुंचे नहीं और 31 मार्च आ गया। अब आप बैठे हो अपनी किताबें खोल के, तो ये जो गुड्स रास्ते में हैं इन्हें आप अपना स्टॉक दिखाओगे बुक्स में या नहीं दिखाओगे, ये है मुद्दा। दिखाओगे क्योंकि खरीदे तो आपने ही है भाई, पहुंचने में अभी 1 घंटा था लेकिन 31 मार्च पहले ये बज गए, रात के 12 बज गए। तो अभी ये गुड्स जो है रास्ते में है, तो इसीलिए इन गुड्स का नाम क्या रख दिया, गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये भी हमारा स्टॉक ही होता है। तो समझ गए गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है। तो गुड्स जो है ये आपके अभी रास्ते में है। तो क्लियर है यहां तक सारे पॉइंट्स। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ तो ये आप लिख सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है आपके जितने भी डेटर्स हैं और आपके जितने भी बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाँ आप कैश फ्लो चैप्टर में चले गए थे दोस्त, है ना, वो आपको अभी 12वीं कक्षा का नशा उतरा नहीं पूरा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होते। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब है 1 साल से कम, कि आपने अगर किसी को लोन दिया या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 1 साल से कम के लिए, हाँ, तो वो फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो जाएगा। और अदर करंट एसेट, ये शिवांश बताएगा, बताओ। एक्रूड इनकम, वेरी गुड। और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, तो ये लिख लो, इनके मीनिंग बच्चों से पूछते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब काम कर दिया, मतलब पैसे मिलने चाहिए लेकिन अभी मिले नहीं है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपने पैसे पहले पे कर दिए, जल्दी पे कर दिए, है ना। चलो, तो ये तो था आपका पार्ट 1। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1। अब बनाते हैं फटाफट पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये तो पार्ट 1 बन गया। अब पार्ट 2 बना लेते हैं। पार्ट 2 बहुत छोटा होता है। पार्ट 2 का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो छोटा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना लो पहले आप। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सॉरी। तो ये बहुत छोटा सा ही है, इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं है। चलो, तो जिसको भी याद है बच्चा, जो भी होशियार बताना चाहे तो वो बताए कि भाई सबसे पहले क्या लिखना है। ठीक है, तो लिखते रहते हैं। रोमन हेडिंग 1 डाल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसका इनके मैं मीनिंग साथ साथ ही समझा देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का वैसे मतलब हो गया आपके लिए सिंपल, हाँ, नेट सेल्स। एक तरह से मतलब जो भी आप सामान बेचते हो, जो आपका बिजनेस का मेन काम है, नेट सेल्स। फिर दूसरा क्या आता है? अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब हो गया कि जो आपका मेन काम नहीं है, हाँ, मतलब जो आपका मेन बिजनेस नहीं है लेकिन आपको कहीं और से कुछ भी इस तरह से पैसा मिल गया, कुछ भी, लेट से इंटरेस्ट रिसीव्ड, या और बताओ, कमीशन तो दोस्त मेन काम होता है वैसे, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने एसेट बेच के गेन कर लिया तो वो आपका मेन काम नहीं है ना, समझ रहे हो पॉइंट? तो मतलब अदर इनकम का मीनिंग क्लियर है ना भाई। अदर इनकम मतलब जो आपका मेन बिजनेस नहीं है, उसके अलावा कोई इनकम आपको हो गई। फिर इन दोनों को जोड़कर क्या आता है? हाँ, इन दोनों को जोड़कर आएगा, वो आप लिख लो, नंबर 3, टोटल रेवेन्यू। फिर नंबर 4 में क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही। तो एक्सपेंसेस एक हेडिंग होती है जिसके अंदर आपको 7 प्रकार के खर्चों की लिस्ट लिखनी है और वो इसी ऑर्डर में लिखनी है। तो ए खर्चा बताओ जी।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, शॉर्ट में बच्चे बोलते CMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला किसको याद है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ये लिख लो फॉर्मूला। वैसे इस चैप्टर में पूछता नहीं है तो आप घबराना मत कि हाय सर फॉर्मूला, अब तो ये भी रटना पड़ जाएगा, तो चिंता मत करना, इस चैप्टर में नहीं पूछेगा फॉर्मूला, एक दूसरे चैप्टर में आप ऑटोमेटिकली कवर कर जाओगे। लेकिन फिर भी टर्म है तो मैंने लिख लिया ताकि भाई मेरा काम पूरा हो लिखने का, लेकिन वैसे नहीं पूछेगा आपसे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा बी, दूसरा खर्चा नहीं, पहले दूसरा खर्चा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक डायरेक्ट टर्म है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि आपने कितना स्टॉक परचेज करा है। लिख रहे हो दोस्त? दोनों हाथ गाल पे कैसे हैं? अभी रजिस्टर चेक होगा, ठीक है, और एक भी कटिंग हुई तो पेज फाड़ दिया जाएगा, और काम अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर तो उल्टा लटकाया जाएगा। उसके बाद तीसरा खर्चा, हाँ इसमें आएगा जी, तीसरा एक्सपेंस जो होता है उसका नाम होता है चेंज इन इन्वेंट्री। अब बताओ इन्वेंट्री ऑफ किस किस की इन्वेंट्री? फिनिश्ड गुड्स और एक और फिनिश्ड गुड्स की कॉमा और वर्क इन प्रोग्रेस की और एक और स्टॉक इन ट्रेड की। तो 3 इन्वेंट्रियों का चेंज निकालना है आपको। तो तीसरे एक्सपेंस का नाम होता था या होता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। और ये चेंज आप निकालोगे कैसे? तो ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लो भाइयों बहनों, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये ध्यान रखना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ हम एक्सपेंस निकाल रहे हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला जो है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये करना है। ठीक है, तो 3 खर्चे हो गए। उसके बाद चौथा खर्चा डी, वो तो ई है, जो आप कह रहे हो वो ई है। हाँ, तो डी में होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में आपकी सारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, जैसे भैया वेजेस, सैलरीज एटसेट्रा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद ई खर्चा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके एक्सपेंस, कौन से वाले? इंटरेस्ट पेड, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं मेनली वो, उन्हें बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है मोक्ष बाबू, याद है ये? तुम तो खैर होशियार हुई। उसके बाद एफ खर्चा, राइट, एफ खर्चा होता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका तो पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो 6 खर्चे हो गए, है ना, ए बी सी डी ई एफ, 6 एक्सपेंसेस हो गए। और फिर जो भी एक्सपेंसेस इन 6 में ना आ पाए तो इसीलिए जी होता है अदर एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि भाई जो भी ऊपर के 6 में नहीं आ पाएगा एक्सपेंस, उसके लिए 7th कैटेगरी बना दी आखिरी वाली, उसको बोल दिया अदर एक्सपेंस। तो आपको बस एक्सपेंसेस ये इसी ऑर्डर में याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद बताओ अब क्या निकालेंगे नंबर 5 में। ठीक है, हाँ पहले टोटल कर लेते हैं एक्सपेंसेस का भी। राइट, सही कह रहे हैं बच्चे। तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए जी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस के नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका फॉर्मूला होता है 3 - 4। फिर इसमें क्या लेस कर देते हैं, टैक्स जो भी होगा, और फिर जो आंसर आता है हाँ उसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो लिखो जल्दी जल्दी। तो एक्सपेंस एक बार देख लो कि कोई भी एक्सपेंस जो आपको लगता हो कि सर ये तो नाम हम पहली बार ही सुन रहे हैं, हालांकि अगर ऐसा है तो गलती आप ही की है, लेकिन फिर भी एक बार एक्सपेंस फोकस कर लो कि आपको जो 6 एक्सपेंसेस हैं वो उसी ऑर्डर में याद रखने हैं। हालांकि इस पे क्वेश्चन आपसे 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछता, वो इसी में से कुछ ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछता है जनरली तो, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो जैसे पहला एक्सपेंस कौन सा है, CMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा एक्सपेंस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा एक्सपेंस चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, फिर चौथा EBE एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पांचवा फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पे करा, और छठा डेप्रिसिएशन, सातवां तो अदर हो गया जो इनमें नहीं आता। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला आंसर, ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूं, इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये वो प्रॉफिट है जिसकी बात मैंने करी थी जब आपको रिजर्व एंड सरप्लस समझाया था। तो ये प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। एक बार दिखा के आ रहा हूँ फिर वापस आ जाऊँगा। तो देख लो भाइयों, रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने प्रॉफिट लिखा था, अभी ग्रीन कलर कर दूंगा, ये रहा देखो सितारा भी लगा है। रिजर्व एंड सरप्लस में दिख गया, ग्रीन कलर कर दिया ना प्रॉफिट्स पर। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा प्रॉफिट्स आता है, कौन सा प्रॉफिट्स आता है, करंट ईयर का, ये वाला, हाँ ये प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। चलो, तो एक लंबी गहरी सांस लेके 2 मिनट में पूरा गो थ्रू करो, ताकि फिर मैं जब इसके क्वेश्चन अभी आपसे करवाऊंगा तो आप सारे आंसर फट 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 दे पाओ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से लंबी गहरी सांस लेकर एक बार नज़र मार लो, मतलब सरसरी निगाहें मार लो बस ऊपर ऊपर से, फिर सवाल देख लेंगे। चलो, तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन आपके साथ, फिर मुझे बताना आंसर वांसर जो भी बताने। एवरी पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, वेरी गुड। चलो, तो 1 नंबर तो आ गया। हालांकि ये ध्यान रखना एग्जाम में आपको रीज़न भी लिखना होता है, तो खाली फॉल्स लिख के नहीं छोड़ना, लेकिन ये सब चलो हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या फॉल्स, लेकिन अभी आप आंसर ही बता दो, चलो ठीक है। सेकंड है, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ट्रू, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती हैं उनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं, वो एक मतलब कुछ ही चुनिंदा लोग हैं उनके शेयर्स हैं। थर्ड, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी, फॉल्स, क्योंकि आपने वो वाला एक पॉइंट पढ़ा था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो इसका जन्म हमें करवाना पड़ता है, तो वो मैंडेटरी होता है।
फोर्थ, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ट्रू, बिल्कुल सही बात है क्योंकि आर्टिफिशियल है। फिफ्थ, डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। और रीजन सही, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। सिक्स, इफ द शेयर ऑफ आर फुल्ली पेड अप बाय शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। ट्रू, क्योंकि वो पूरे पैसे अगर दे चुका है तो फिर अब उसको आगे और पैसे नहीं देने। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर। फॉल्स। और रीजन, पब्लिक में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, प्राइवेट कंपनी में बल्कि रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। एट्थ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ट्रू, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं। शेड्यूल 1 गिव्स द प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। कौन सा शेड्यूल है? 3, वेरी गुड, है ना, अभी बनाया भी था आपने। तो शेड्यूल 3 जो है वो ही परफॉर्मा बताता है। 10th, शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है शेड्यूल 3 में, तो बल्कि बैलेंस शीट का और P&L का फॉर्मेट होता है। 11th, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। ट्रू, तो मुर्गे फंस गए। नोट्स में चेक करो क्या लिखवाया था, सेक्शन 129 चेक करो जल्दी से, क्या वर्ड लिखा था? फेयर। दिख गया जी सेक्शन 129? तो क्या लिखा था उसमें? ट्रू एंड फेयर, ठीक है, तो फेयर है, करेक्ट नहीं है। ओह सर, इतना ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, ट्रू एंड फेयर। चलो MCQ में तुक्के मारने हैं आपको। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर। तो इतनी जल्दी कैसे पढ़ रहे हो आप? मतलब A है फीचर और B भी है। C में लिखा है मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, तो ये नहीं है। सेकंड में लिखा है इन ए गवर्नमेंट कंपनी द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन। बताओ सरकारी कंपनी में कितना, नॉट लेस देन, वेरी गुड, 51%, ठीक है। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का जन्म कहाँ होता है? ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या फीचर नहीं है? ए तो है ना, रिस्ट्रिक्ट करता है। सी भी है क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है ना भाई, प्राइवेट कंपनी में तो हम कुछ ही लोग अपने पास मालिक होते हैं। और बी में लिखा है डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू एनी लिमिट। ये गलत है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आपको पता है मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट होती है, हाँ 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में नहीं होती। तो ये बी पॉइंट इसका मतलब फीचर नहीं है प्राइवेट कंपनी का, वो गलत कह रहा था, है ना, तो इसका मतलब ये फीचर नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद नंबर 5, बस 7 और बचे। नंबर 5, अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड ऑन। क्या होते हैं मेन हेड्स? करंट और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। 7, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एक्ट। आपको अपने भाई खाते कहाँ बना के रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में नहीं, और MD के घर पे तो बिल्कुल भी नहीं।
8th, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो ये आपको कैसे पता? चलो, तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो हमने वैसे आज तो चर्चा में नहीं करा, लेकिन आप लॉ में पढ़ोगे। 1% कंपनी को ना बहुत से एग्जेम्पशंस मिलते हैं, तो उनमें से एक ये भी होता है कि इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना 1% कंपनी को। चलो 9th, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड, शेड्यूल 3, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का एग्जाम्पल इन्वेंट्रीज है ना, उसका सब हेड है। 11th, अर्निंग पर शेयर इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये क्या है? ईपीएस वैसे आप पढ़ोगे, मतलब डिटेल में तो खैर सीए इंटर में पढ़ते हो, लेकिन अर्निंग पर शेयर का मोटा मोटा मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग का मतलब हो गया प्रॉफिट। और मान लो कंपनी में टोटल 10,000 शेयर्स हैं, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पर कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख और कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर पर कितना प्रॉफिट आ रहा है आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, 10 रुपये। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये अर्निंग पर शेयर हम कहाँ डिस्क्लोज करेंगे। तो मारो तुक्का, वैसे तो लिखा नहीं है हमने कहीं, बैलेंस शीट में करोगे डिस्क्लोज या पीएनएल में करोगे या कैश फ्लो में। प्रॉफिट कहाँ पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो इसीलिए हम अर्निंग का कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, ठीक है। तो ये याद रखना है। और उसके बाद है 12th, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी, मतलब कौन सा हमने नहीं पढ़ा? लार्ज कंपनी। स्मॉल तो होती है, प्राइवेट भी होती है, बस लार्ज नहीं होती। तो क्लियर हो गए क्वेश्चन? ठीक है। बाकी थ्योरी क्वेश्चन ऐसी देख लो, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। पहला है एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ ए कंपनी, तो क्या आप लिख दोगे? और राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया खेल सारा? चलो, तो बस आज की छुट्टी, तो बस रिवाइज करना है, आज का होमवर्क यही है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं सब। डन।